हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा मोबाइल की एडवांस लेवल रिपेयरिंग को किस तरह किया जाता है वो सब समझेंगे। क्योंकि अगर आपको अच्छे लेवल पर मोबाइल रिपेयरिंग करनी है तो आपको स्कीमेटिक की डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्कीमेटिक डीप नॉलेज आप अच्छे से रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मास्टर अगर आपको बनना है तो स्कीमेटिक डायग्राम में मास्टरी होनी चाहिए। तो इस क्लास में हम स्कीमेटिक के बेसिक्स को समझेंगे, यानी किस तरह से हमने डायग्राम को ऑपरेट करना है, उसके बेसिक्स क्या हैं और एडवांस लेवल पर किस तरह स्कीमेटिक को चलाएं और किस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग करें। क्योंकि डेड सेट वगैरह जो होते हैं वो विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम के आप नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से ज़्यादातर लोग डेड सेट रिपेयर नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, शॉर्टिंग्स कुछ इस तरह की होती हैं कि नॉर्मली शॉर्टिंग निकल जाती है, नहीं निकलती है तो फिर उसके लिए स्कीमेटिक डायग्राम की जानकारी अगर आपको है तभी आप उसको फॉल्ट फाइंड को कर पाएंगे। यानी कि जब भी कोई डेड सेट रिपेयर होता है तो किस आईसी से है, सीपीयू से है, एमएमसी से है, पावर आईसी से है, चार्जिंग आईसी से है, तो ये सब आपको स्कीमेटिक के द्वारा ही पता चल सकता है कि फॉल्ट कहाँ पर बन रहा है। और अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे एक बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर यूट्यूब पर 7 घंटे का पूरा कोर्स है, उसे ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे कोर्स के सभी पार्ट एक्सेस करना चाहते हैं जो कि रिकॉर्डेड क्लास के रूप में है, तो कंप्लीट रिपेयरिंग कोर्स जो है वो 499 रुपीज़ में ही आप घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं और अपने घर पर ही मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तब। तो कौन सी क्लास कहाँ पर है, इस सब के लिए हमने ये चार्ट दिया है। आप इस चार्ट को देख लें कि इस क्लास में कौन सी क्लास कहाँ पर है, ताकि आपको क्लासेस वॉच करने में आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। इस क्लास का विषय है स्कीमेटिक्स। और स्कीमेटिक्स क्या होते हैं? ए स्कीमेटिक डायग्राम इज अ सर्किट रिप्रेजेंटेशन शोइंग द फंक्शनैलिटी एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यानी कि अलग अलग कंपोनेंट्स के और आईसी के बीच में जो कनेक्शन है, जो पावर सीक्वेंस है, किस तरह का वोल्ट है, कितना वोल्ट है, वो सब चीज़ें ये समझाता है, बताता है। ठीक है, यानी स्कीमेटिक एक योजनाबद्ध आरेख विभिन्न पुर्जों और आईसीओ के बीच कनेक्टिविटी दिखाने वाला एक डायग्राम होता है जो सर्किट में मौजूद सभी कनेक्शन और उस पथ में लगे सभी पुर्जों के नाम और उनकी वैल्यू तथा वोल्ट को दर्शाता है। तो जो डिटेल एक स्कीमेटिक दे देता है वो हमें बोर्नियो के कलरफुल डायग्राम भी नहीं देते हैं। हालांकि बोर्नियो में ही स्कीमेटिक्स होता है, तो हमें यूज़ करना आना चाहिए। तो स्कीमेटिक को हम 2 क्लासेस के अंदर समझेंगे। इसमें एक बेसिक की क्लास लेंगे हम छोटी, और एक एडवांस लेवल पर उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो स्कीमेटिक किस तरह का होता है पहले वो समझते हैं। तो स्कीमेटिक जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, यानी ये सब वोल्टेज, पावर, कोडिंग, कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये हमें अंडरस्टैंड करनी है कि ये किस तरह का नक्शा है और बोर्ड में इसको कैसे हमने कन्वर्ट करके देखना है। और जब आप स्कीमेटिक में दूसरे पार्ट को देखेंगे तो उसमें ये कुछ इस तरह से एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होगा फ़ोन का, पीसीबी का, और उस पर कुछ भी नाम वगैरह नहीं होगा, सिर्फ नंबरिंग लिख रही होगी। हर आईसी की कुछ नंबरिंग होगी, कंपोनेंट्स की कुछ नंबरिंग होगी। तो हमें उसको नंबर के थ्रू समझना है कि क्या चीज़ है। तो स्कीमेटिक क्या बताएगा? मान लीजिए किसी सेट के अंदर पीएम ख़राब है, अब आदमी चार्जिंग आईसी उतार रहा है तो वो काम नहीं होने का। तो स्कीमेटिक आपको ये भी बताएगा कि ये पीएम ओके है कि नहीं है। तो वो स्कीमेटिक के थ्रू एक पॉइंट पर वोल्ट देती है आईसी। ठीक है, तो आप उस पर वोल्ट नाप कर आइडिया ले सकते हैं पीएम इज़ ओके और नॉट। अगर ये ओके नहीं है तो इसको चेंज करना है, और अगर ये ओके निकल के आ रही है तो फिर आपको आगे सीपीयू को चेक करना है। तो सीपीयू भी एक पॉइंट पर वोल्ट निकाल के देता है, जिससे ये पता चलता है कि सीपीयू इज़ वर्किंग और नॉट। अगर ये ओके है तो और सीपीयू भी ओके है, वो वोल्ट हमें मिल रहा है, जो स्कीमेटिक बताएगा, आगे चल के हम देखेंगे। तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि भाई सीपीयू की भी प्रॉब्लम नहीं है और पावर की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक सीक्वेंस आपके सामने आएगा कि ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, तो इसका मतलब फॉल्ट एमएमसी के अंदर हो सकता है। तो मान लीजिए हमने पीएमआई चेक कर ली, पीएमआई के वोल्टेज ओके है। अब हमने पावर आईसी को चेक करना है, तो इसके लिए हमें स्कीमेटिक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि ये Redmi Note 8 है और इसका मुझे चेक करना है कि भाई चार्जिंग आईसी तो ओके निकली, अब पावर आईसी को चेक करना है, पावर आईसी इज़ ओके और नॉट। तो पावर आईसी एक पॉइंट ऐसा होगा बोर्ड के अंदर जहाँ पर 1.8 आउटपुट कर रहे होंगे। अगर वो वोल्ट मिला तो इसका मतलब पावर इज़ ओके।
और अगर वो वोल्ट नहीं मिला तो इसका मतलब है कि मुझे पावर को रिप्लेस करना है। इस तरह से एक आइडिया क्रिएट होगा। तो ये स्कीमेटिक के थ्रू जब हमने देखा है तो यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट बताया है कि भाई यहाँ एक पॉइंट है पियोन रीसेट नाम का, और उस पर 1.5 to 2.5 वोल्ट चेक करने हैं। तो अब हमने क्या करना होगा, चार्जर बैटरी लगाकर इस रजिस्टर पर अगर हम वोल्ट नाप लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई पावर आईसी इज़ ओके। तो ये सब इंफॉर्मेशन स्कीमेटिक के थ्रू ही हमें पता चलती है। इसी तरह सीपीयू का टेस्ट पॉइंट होता है, वहाँ पे हम चेक करके आइडिया ले सकते हैं कि भाई सेट के अगर चार्जिंग आईसी ठीक है, पावर आईसी ठीक है और सीपीयू भी ओके है, तो फिर एमएमसी पर काम करेंगे। तो स्कीमेटिक बहुत अच्छे से ये बता देता है कि भाई प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो फिर हम ये सब समझेंगे कि पुर्जे कैसे पता करना है, उनकी वैल्यू कैसे पता करनी है, किस लाइन पर कितना वोल्ट होना चाहिए, लाइन की ट्रेसिंग कैसे करेंगे, या साइड में शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है, बूट सीक्वेंस कैसे पता करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो सबसे पहले लेआउट का नंबर आता है, ये लेआउट होगा ब्लैक एंड वाइट, और आप देखेंगे तो यहाँ पर हर आईसी पर कुछ नंबर है, हर कंपोनेंट का कुछ नंबर है, ठीक है, और ये स्कीमेटिक है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के हमने चेक करना होता है, वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझते हैं। जैसे रजिस्टर है, तो रजिस्टर को स्कीमेटिक डायग्राम में आर करके दिखाया होगा और इस तरह का सिंबल होगा, ठीक है। तो अगर मैं रजिस्टर देखना चाहूँ कहाँ है इस पीसीबी में, तो मुझे लेआउट में आना होगा और मैं यहाँ पर नज़र मारता हूँ कहाँ पर है। तो जहाँ मुझे आर दिख रहा है, आर ये अब ये आर दिख गया, साथ में आप देखेंगे तो 1703 लिख रहा है, यानी हर कंपोनेंट का एक नंबर है। और जो अगर R713 है तो बोर्ड में दूसरा R713 नहीं होगा, एक ही पीस होगा, एक ही नंबर का, अलग दूसरे नंबर का होगा, फिर कोई होगा। R सब पे लिखा होगा, लेकिन ये बैक साइड के जो नंबर्स हैं ये चेंज होंगे। जैसे R1701 है तो देखिए अगला जो है R1702 है। तो ये क्या कन्फ्यूजन दूर करता है, कभी कभी कंपोनेंट गायब हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि भाई यहाँ से रजिस्टर गायब हुआ है या कॉइल गायब हुई या कैपेसिटर। तो एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा यहाँ से भाई रजिस्टर गायब है। फिर है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इसका सिंबल ये है। अगर कहीं C लिख रहा है तो इसका मतलब है कैपेसिटर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ लिख रहा है C3115, तो ये कैपेसिटर है। यहाँ पर लिख रहा है C3114, तो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये बड़ा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये तीनों कैपेसिटर है नीचे, यानी सिम ट्रे की जो साइड है ये आ गई, और ये है वो तीनों कैपेसिटर। अगर यहाँ से कैपेसिटर गायब हो गए तो हम देख के भी आइडिया ले सकते हैं। तो हमने ये रजिस्टर समझा, कैपेसिटर समझा, अब हम इसको कॉइल को समझते हैं। कॉइल को कैसे पहचानेंगे, L लिखा होगा, ठीक है। तो हम L ढूंढते हैं, L कहीं लिखा है, हाँ ये लिख रहा है L, ये L4016, L4009, L4043, L4041। तो इस तरह से ये L जहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आप समझना कि कॉइल्स है। और ये देखेंगे आप तो ये L लिखा हुआ है, L1503, L1502, ये बक कॉइल्स है, यानी ये है वो बक कॉइल्स, ठीक है। तो ये L है, ये भी जैसे कि हमने प्रीवियस बेसिक क्लासेस में अंडरस्टैंड किया है। डायोड को समझेंगे। डायोड की जगह पर D लिखा होता है, और D के साथ साथ ZD, TVS भी लिखा हो सकता है। जैसे ये डायोड है चार्जिंग आईसी के नीचे, यह है चार्जिंग आईसी, आप देखेंगे ये FV लिख रहा है या फिर D लिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ही D लगा रखा है, बाकी यहाँ पे फ्री है। आप देखेंगे जैसे एक डायोड है चार्जिंग आईसी के लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ FV1701 लिख रहा है। हमने डायोड को भी समझा। अब आईसी को समझते हैं, आईसी किस नाम से होगी। तो आईसी के आगे U लिखा होता है, तो देखेंगे तो आप U3900, U39001, यानी आईसी के ऊपर हमेशा U लिखा हुआ मिलता है, हर आईसी पर U बना हुआ होता है। फिर आते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स को J से दिखाते हैं। कनेक्टर्स मतलब ये कनेक्टर,
और लेआउट में जो होंगे वो ये होंगे जे, ये कनेक्टर्स हैं। फिर आते हैं टेस्ट पॉइंट मतलब टीपी। तो टीपी कुछ इस तरह के होते हैं जो आपको देख रहे हैं, ये टीपी हैं। ये टीपी है, ये भी टीपी है। इन टीपी का बहुत बड़ा रोल होता है जब आप डेड सेट को रिपेयर करते हैं। जैसे कि ये दोनों टीपी हैं। टीपी मतलब टेस्ट पॉइंट्स। अब हमने इन कोडिंग के थ्रू तो समझ लिया कि भाई इस तरह से हमने कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करना है लेआउट के अंदर। अब हम इन सिंबल के थ्रू स्कीमेटिक में अंडरस्टैंड करेंगे। यानी ये जहाँ दिखेगा रजिस्टर होगा, ये दिखेगा तो कैपेसिटर होगा, ये दिखा तो कॉइल होगी, ये दिखा तो डायोड होगा, इस तरह से। तो जैसे इसको खोलेंगे हम तो यहाँ पर आप इस लाइन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे पहले। तो यहाँ लिख रहा है R0903, इसका मतलब है कि, और सिंबल भी देख रहे हैं आप ऐसे है, इसका मतलब है कि ये रजिस्टर है और इसका एक पॉइंट ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। और कैपेसिटर को देखेंगे तो C बन रहा है, तो ये सब कैपेसिटर है। अब इस कॉइल को देखते हैं कि कॉइल किस तरह से दिखेगी स्कीमेटिक में। तो ये इस तरह से दिखेगा L480, यानी कि पहला कोड लिख रहा है L और ये फिर इस तरह का सिंबल है। तो ये कॉइल है और ये भी कॉइल है, ठीक है। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है C, इसका मतलब कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है। और इस तरह का ये F भी दिख रहा है, सिंबल जो दिख रहा है ये डायोड का सिंबल है। तो ये सिंबल के थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया कि भाई किस तरह से ये दिखते हैं। और जब आईसी की बात आती है तो आईसी को कैसे देखना है, U लिखा रहता है। तो आईसी तो आपको खुद ही दिख जाएगी कि ये आईसी है चाकोर, उसमें पहचानने की कोई बात ही नहीं है। तो ये आईसी है U4310। तो हमने एक बेसिक आइडिया लिया है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसको कैसे हमने शुरू करना है। अब हम इसके पार्ट 2 की बात करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि भाई ये तो आईसी है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है D यानी कि एक डायोड है, और यहाँ लिख रहा है C यानी कि एक कैपेसिटर है, और यहाँ लिख रहा है R यानी कि एक रजिस्टर है। तो ये सब तो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये डायग्राम को हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया। और इधर आप देखेंगे तो ये नाम से लिखा हुआ है, इसका मतलब इस रजिस्टर से होते हुए आगे जा रहा है, ठीक है। और ये VPH लिख रहा है, VPH कहीं लिखा है, कोडिंग में लिखेंगे तो 3.7 वोल्ट है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात शुरू होती है, ए स्कीमेटिक गिव्स मैनी इन्फॉर्मेशन। किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें एक रजिस्टर देता है। जैसे एक छोटा सा हमने चार्ट बनाया है और इसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि भाई एक रजिस्टर है, उसका नंबर है 2112, यानी कंपोनेंट का सिंबल दे दिया और उसकी आईडी दे दी, प्लेसमेंट आईडी ये है, ठीक है। जिस तरह गाड़ी होती है, जैसे कि दिल्ली की गाड़ी है तो DL24 इस तरह से कर देंगे, 4026 इस तरह से। सेकंड थिंग ये रजिस्टर हो गया, और थर्ड थिंग ये इसका एक सिंबल भी इन्होंने दे दिया कि भाई ये सिंबल है, रजिस्टर है। और फोर्थ थिंग यहाँ पे लिखा 100K, तो यहाँ पे इस पुर्जे की वैल्यू भी लिख दी है कि भाई इसकी 100K की वैल्यू होती है। तो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है रजिस्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट। यानी कि अगर कोई रजिस्टर 100K का है तो उसकी जगह पर आप 10K का नहीं लगा सकते, जितनी वैल्यू का लगा उतनी वैल्यू का लगाना है। इसकी मिसाल ऐसे है कि कहीं हमें 0 वाट का बल्ब यूज़ करना होता है, कम रोशनी चाहिए, ज़्यादा चाहिए 250 वाट का चाहिए, और बहुत ज़्यादा चाहिए तो हम 500 वाट का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह इसकी वैल्यू होती है हर पुर्जे की, खास तौर पर रजिस्टर की। तो जहाँ वोल्ट ज़्यादा चाहिए उसके हिसाब से वैल्यू का लगाया जाता है, जहाँ कम चाहिए उस वैल्यू का लगाया जाता है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, कि वैल्यू चेक करना आना चाहिए। सेकेंड थिंग यहाँ पे लिख रहा है वोल्ट डिटेल, तो बोल रहा है कि इस लाइन पर 1.8 वोल्ट गुजर रहा है। तो दिखने में तो ये एक छोटा सा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेल समाई हुई है। तो हम इसको समझते हैं कि इसमें हमने किस तरह से वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है। तो जैसे कि हम समझना चाहते हैं कि भाई इस रजिस्टर की जो वैल्यू है R608 की क्या वैल्यू है, तो इस पर लिखा है 2.2K, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक वैल्यू आइडिया क्रिएट हो रहा है। एक और चेक करते हैं कहीं और। तो एक दूसरा रजिस्टर ले लिया, इसके ऊपर वैल्यू लिख रही है कि 4.7K। तो यहाँ पर अगर ये रजिस्टर मिस है तो 4.7K का ही लगाना होगा।
तो हम इस रजिस्टर को प्रैक्टिकली चेक करते हैं इसकी कितनी वैल्यू है और कैसे पता चलेगा। तो पहले हम बोर्ड में नहीं चेक कर रहे हैं, पहले स्कीमेटिक में जाकर चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी पोजीशन पता करते हैं। तो ये 3 कनेक्टर हैं और उसके ऊपर है ये R2806। तो ये लिखा आ रहा R2806 की जो वैल्यू है वो है R0 ohms, यानी कि 0 ohms की है। तो 0 ohms जो होता है वो बीप देगा या 0 ohms देगा। तो ऐसे कैसे मीटर को 200 पर करना है और फिर इसकी वैल्यू चेक करते हैं, यानी इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है 0 ohm। तो आप देखेंगे तो 0.7 आ रहा है, तो इसका मतलब 0 ohms है। ठीक है, और बीप पे चेक कर सकते हैं इसको, ये बीप भी देती है 0 जहाँ लिखा होता है। तो ये बीप दे रही है, इसका मतलब ठीक है। अगर ये बीप नहीं देती तो ये ख़राब होती। एक और रजिस्टर है, इसकी हम वैल्यू चेक करते हैं कितनी है। तो जोड़े में ये है और हमारी जो रजिस्टर चेक करना है 0608। तो R0608 की वैल्यू यहाँ लिखी है 2.2K। तो मीटर को हमने करना है 20K पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.10, यानी कि ठीक है। तो ये बिल्कुल ओके वैल्यू है। अगर यहाँ 0 आ रहा होता तो इसका मतलब ये ख़राब हो चुकी होती। और जिस सेक्शन में ये लगी है अगर ये ख़राब हो गई तो ऐसा नहीं है कि इसे जंपर मार के शॉर्ट कर दोगे, तब आपको ये 2.2K ओम की किसी बोर्ड में से निकाल के लगानी पड़ेगी। तो वो कैसे सर्च करोगे, बोर्ड में एक हर एक जगह लगा कर देख लो, जिस बोर्ड में से निकालना चाहते हो, जहाँ पर 2.2K मिल जाए उसी को निकाल लो। अब एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी समझ लीजिए, वो क्या है। तो आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। ठीक है, वो कैसे करना है और सर्च एड्रेस क्या है वो समझना है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सर्च कंपोनेंट यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको यहीं पर लिखनी है और इससे आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हो। और जैसे मुझे इसे नीचे लाना है तो यहाँ से नीचे ला सकता हूँ, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और नहीं तो ये देखिए अभी आप तीर का निशान है ये, ठीक है, और मैं जैसे ही लेफ़्ट क्लिक दबाऊँगा तो ये हाथ का निशान बन गया। अब हाथ का निशान बनने का मतलब है कि इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। जैसे मुझे नीचे मूव करना है तो अभी तीर है, तो मैं लेफ़्ट क्लिक दबाता हूँ तो हैंड बन के आ गया। तो इसको मैं अब ऐसे ऊपर को रगड़ूंगा, फिर से मैं इसको लेफ़्ट क्लिक को दबाऊंगा और ऊपर को खींचूंगा। अभी फिर से तीर आ गया, फिर से लेफ़्ट क्लिक दबाऊंगा, अभी हाथ बन के आ गया, तो फिर ऊपर कर लूँगा। ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। अब मुझे थोड़ा सा राइट करना है तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक दबाया, हैंड बन के आ गया और दाईं तरफ पर रगड़ दूंगा इसको ऐसे। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर मुझे ये देखना है कि ये C1531 स्कीमेटिक में कहाँ है, तो मैं एक तरकीब तो ये है कि यहाँ पर मैं C1531 लिख दूँ कीबोर्ड के थ्रू। तो हमने ये C1531 लिख दिया और ये जो एरो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो आपको स्कीमेटिक में आकर C1531 लिखना है और आपको इस सर्च पे क्लिक करना है, तो हमें पता चल जाएगा C1531 कहाँ है। तो यहाँ पे लिख रहा है फाउंड एट टेक्स्ट पेज 12, तो ये हमें मिल गया C1531। सेकेंड थिंग है सर्च एड्रेस। सर्च एड्रेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सर्च एड्रेस बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह से एड्रेस होता है, तो ये होता है सर्च एड्रेस इस कंपोनेंट का, कि भाई ये लाइन जो है इसके बाद यहाँ गई है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा VPH पावर, तो इतनी जगह जाना है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये होता है सर्च एड्रेस, ये सर्च एड्रेस है। तो इसको मुझे सर्च करना है तो एक तरकीब तो ये है कि ऊपर लिख दूँ, जैसे जैसे ये लिखा है, ये अंडरस्कोर है तो अंडरस्कोर करके लिखना है, या फिर यहाँ डबल क्लिक करें तो खुद ही लिखा हुआ ऊपर आ जाएगा। तो आप अभी देखेंगे तो आप पेज नंबर 14 पर है, ठीक है। और हम इसको फिर से सर्च करते हैं तो ये आपको दूसरी जगह ले गया। अब ये पेज नंबर 1 पर पहुंच गया। तो इसने बताया वहाँ से लाइन जो आई है यहाँ आई और इस कंपोनेंट पर आई है R0418 पर, और इसकी वैल्यू यहाँ पर रजिस्टर की 1K लिखी हुई है। तो ये एड्रेस होता है लाइन की ट्रेसिंग करने के लिए। अब हम बात करेंगे किस लाइन पर कितना वोल्ट होना चाहिए, और ये हम क्यों पता कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि भाई ये वोल्ट क्यों हम चेक कर रहे हैं।
तो मान लीजिए इस कैपेसिटर पर शॉर्टिंग आपको मिल रही है, तो ये ख़ास तौर पर शॉर्टिंग के केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि किस लाइन पर कितना वोल्ट है। अगर इस कैपेसिटर पर शॉर्टिंग आ रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस कैपेसिटर पर कितना वोल्ट गुजर रहा है। तो जैसे कि हमें मालूम है, अगर शॉर्ट कहीं मिल गया तो हम पूरे बोर्ड में फॉग लगाकर 5 वोल्ट 5 एम्पियर का करंट दे देते हैं, तो वो जहाँ से फॉग हटता है उसी को हटा देते हैं। लेकिन होता क्या है, अब अगर सपोज़ कीजिए इसके ऊपर गुजर रहा है 1 वोल्ट, ठीक है, और हमने डीसी से लगा दिया इस पर 5 वोल्ट, तो अगर जब 5 वोल्ट हम यहाँ लगाएंगे तो ये जहाँ से भी जुड़ा हुआ होगा, मान लीजिए सीपीयू से जुड़ा हुआ है या एमएमसी से जुड़ा है, तो ये उसे भी ख़राब कर देगा। तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि इस पर कितना वोल्ट है और डीसी से कितना वोल्ट इस पर इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर इस कैपेसिटर पर हमें शॉर्टिंग मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, पूरे बोर्ड में फॉग डालकर 5 वोल्ट 5 एम्पियर का करंट डाल देंगे, तो वहाँ से रोजिन हट जाएगा, उसी को हटा देंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस कैपेसिटर पर वोल्ट 1 गुजर रहा हो, और जब हम यहाँ पर 5 वोल्ट दे देंगे तो हो सकता है ये इस आईसी को ख़राब कर दे, क्योंकि ये 1 वोल्ट ले रही है आईसी। तो ऐसे चक्कर में वो ओवर वोल्टेज की वजह से दूसरी आईसी भी ख़राब हो जाती है। तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि इस पर कितना वोल्ट गुजर रहा है। तो मुझे आइडिया लेना है कि इस पर कितना वोल्ट गुजर रहा है, ठीक है, या मुझे देखना है इस पर कितना वोल्ट गुजर रहा है, या देखना है इस पर कितना वोल्ट गुजर रहा है, यानी कि वोल्ट कैपेसिटी क्या है। तो इसके लिए लेआउट में आएंगे और पहले इसकी पोजीशन देखते हैं। तो यह है पावर आईसी और ये है वो C5003। तो यहाँ पे दिख रहा है C5003 और इस पर लिख रहा है VPH पावर, यानी इस पर 3.7 वोल्ट गुजर रहा है। तो हमें स्कीमेटिक ने बताया कि इस पर जो है 3.7 वोल्ट की कैपेसिटी है, ठीक है। और अगर इस पर शॉर्ट मिल रहा है तो यहाँ पर आप 5 वोल्ट 5 एम्पियर दे सकते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो शॉर्टिंग भी आपको पता चल जाएगी। या मिसाल के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ, ये एक बक कॉइल है और मैं देखना चाहता हूँ इस पर कितना वोल्ट गुजर रहा है, तो स्कीमेटिक में आऊँगा। ये L4900 इसका नंबर है, इसे कॉपी करते हैं। तो ये आ गई L49, देखिए आप, ये कॉइल भी है, ठीक है। और जब आप इसको देखते हैं तो इस पर लिख रहा है 1.13, यानी लगभग 1 वोल्ट की कैपेसिटी है इसकी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इसकी जो वोल्ट की कैपेसिटी है 1 वोल्ट कैपेसिटी है लगभग। तो अब डीसी से हमें 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट सेट करना है, 5 एम्पियर सेट करना है और फॉग लगाकर तब इस पर शॉर्ट देना है। तो एक कंफर्म हो रहा है कि कितनी कैपेसिटी का वोल्ट डालना है। तो हमने ये देखा कि किस तरह से किस लाइन पर कितना वोल्ट मिलना चाहिए, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं स्कीमेटिक के थ्रू। हमने ये सब इतना बहुत सारा समझा, क्या क्या काम है, कैसे कैसे करना है, ठीक है, क्या होता है, बेसिक समझा, इतनी मेहनत की आपने। तो ये सब मेहनत का एक फल होता है। तो फल क्या है स्कीमेटिक के, अगर हम बात की जाए तो इसका फल ये है कि हमने डेट सेट के क्रूशल पॉइंट्स को चेक करना था। मकसद ये था, ये चेक करना था कि पावर आईसी ओके है कि नहीं, कैसे पता करें, सीपीयू ओके है कि नहीं, कैसे पता करें, एमएमसी के वोल्ट कैसे पता करें, ये सब चीज़ें चेक करना मकसद था। अब हम सब ये चीज़ें चेक करना सीखेंगे। तो जैसे कि ये एक सेट है और हमने इसमें जब देखा ना तो शॉर्टिंग है ना ये चार्जिंग दिखा रहा है, किसी भी तरह की ये कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ठीक है, और कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, चार्जिंग आईसी के वोल्ट वगैरह सारे इसके ओके हैं और शॉर्टिंग भी नहीं है। तो चार्जिंग वगैरह के जब वोल्ट ओके मिल जाते हैं तो हमें पावर को चेक करना होता है। तो अब हमने जैसे इसकी पावर चेक करनी है कि ये ओके है कि नहीं ओके है, तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो एक तरकीब तो ये है कि इसकी पावर है, इसके बक कॉइल्स पर वोल्टेज वगैरह देख लो। तो वो वोल्टेज आपको जो देखने हैं वो चार्जर प्लस बैटरी लगाकर देखने हैं। तो मैं इसके बक वोल्ट चेक करके देखता हूँ कि बक वोल्ट पर क्या सीन है। तो यहाँ पर आ रहा 0.84, 0.84, 0.85। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बक कॉइल्स पर वोल्ट बिल्कुल ओके हैं, ठीक है। कुछ वोल्ट नहीं मिलेंगे किसी बक कॉइल पर। तो देखा जाए तो पावर इज़ ओके। एक तरीका तो ये हो गया।
दूसरा तरीका ये है कि हम इसका एक क्रूशियल पॉइंट स्कीमेटिक के थ्रू ही पता लगा सकते हैं और उसका नाम होता है पी ऑन रीसेट। तो वो कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। उसको पॉइंट को चेक करने से हमें कंफर्म हो जाएगा कि वो पावर आईसी इज़ ओके। जैसे कि यहाँ लिख रहा है कि पी ऑन रीसेट पे आपको 1.5 to 2.5 स्टेबल वोल्ट मिलना चाहिए। और कहाँ मिलना चाहिए वो इन्होंने एक पॉइंट दिया है कि भाई इस रजिस्टर पर देखना। तो ये तो Redmi Note 8 का है, हमारे पास जो है ये पोको X3 है। तो हमें इसका स्कीमेटिक डायग्राम खोलना है। और लेआउट में नहीं आना, पहले स्कीमेटिक में आना है और सीधे सीधा यहाँ पर आपको लिखना पी ऑन। पी ऑन लिखकर सर्च करना है और यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा करके ये देखना पी ऑन रीसेट एन, इस पर आपको देखना है, ठीक है। और ये यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई यहाँ तो कोई भी कंपोनेंट वगैरह नहीं है, लेकिन एक एड्रेस मौजूद है। तो इसी एड्रेस के थ्रू हम वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं डबल, और यहाँ पर ये आ गया दूसरा एड्रेस। ये आ गया कि ये कह रहा है कि भाई R0416 के पास ये लाइन जा रही है। तो अब हमें ये पता करना है ये कहाँ है, तो इसको कॉपी करेंगे और फिर से सर्च करेंगे। तो ये दिख रहा है R0146 ये है, यानी कि CPU के लेफ्ट हैंड पर एक रजिस्टर है और उसको चेक करने का है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो CPU आ गया और CPU के बगल में ये लगा हुआ है। इसका मतलब ये रजिस्टर है जिस पर हमने 1.8 के लगभग वोल्ट देखना है। और अगर ये वोल्ट हमें मिल गया तो इसका मतलब है कि पावर इज़ ओके। तो ये है वो रजिस्टर और हमने इस पर देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1.80 वोल्ट आ रहा है। तो इट मीन्स के पावर इज़ 100% ओके। तो देखिए सारी मेहनत का जो फल है वो यहाँ पर मिल रहा है इन वोल्टेज को चेक करने के लिए। यानी पावर आईसी इज़ ओके और नॉट चेकिंग इनपुट VPH VBAT वोल्ट नियर पावर आईसी और पी ऑन रीसेट, ये सब आपको देखने हैं। तो हमने ये देख लिया, अगर ये सब हमें मिल रहा है तो इसका मतलब पावर बिल्कुल ओके है। अच्छा, चार्जिंग आईसी हमने पहले ही देख ली कि VPH वगैरह सब बन रहा है और PM भी हमने अब देख ली। तो यानी 2 आईसी हमने कवर कर ली। इट मीन्स हमने इसमें अब कुछ नहीं करना है, अब CPU को चेक करना है। तो CPU को कैसे चेक करेंगे वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर हम इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखेंगे तो वो वोल्ट हमें कंफर्म नहीं होगा कि कहाँ पर है। और CPU जब ओके होगा तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो वोल्ट 1.8 दे रहा है और अगर वो वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है CPU इज़ ओके, ठीक है। तो वो हमें स्कीमेटिक ही बता सकता है। तो जैसे कि इस चार्ट में Redmi Note 8 का CPU टेस्ट पॉइंट मौजूद है। तो वो कहाँ है, तो वो एक रजिस्टर पर है, ठीक है। तो ये तो Redmi Note 8 का है, हमारे पास पोको X3 है। तो हम उसको स्कीमेटिक में जाके कैसे सर्च करेंगे वो देखते हैं। तो हमने फिर से डायग्राम में आना है और हमने यहाँ पर पी ऑन लिखा था पहले, अब हम PS होल्ड चेक करेंगे। तो हम सिंपल PS लिख रहे हैं यहाँ पर और सर्च करते हैं। तो पता नहीं चल रहा, तो ऐसे PS होल्ड ये आगे लिखा हुआ। तो यहाँ पर फिर से आप देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ एड्रेस मिल रहा है। तो फिर इसी एड्रेस पे डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इतनी जगह जा रहा है, ठीक है। तो हम अभी पेज नंबर 1 पर है, मैं इधर क्लिक करता हूँ तो 1 पर ही है, नीचे करता हूँ तो कहाँ पर है, तो भी 1 पर ही है। अब हम यहाँ पर दूसरी जगह पर आ गए PS होल्ड, और आप देखेंगे तो यहाँ पर एक C1415 हमें मिल रहा है। तो अब इसे कॉपी करते हैं, इस पर PS होल्ड चेक कर सकते हैं। तो ये मिल गया हमें C1415, उसी रजिस्टर के जस्ट नीचे है जहाँ पर हमने पावर का चेक किया था। ये दूसरा CPU का आ गया, तो ये यहाँ पर है, यानी कि इस जगह पर है वो। यहाँ पर भी 1.8 वोल्ट मिलेगा। तो देखते हैं, यहाँ नहीं है, ऊपर मिल रहा है 1.81। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये CPU भी ओके है, ठीक है, लेकिन सेट फिर भी ऑन नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रॉब्लम जा रही है MMC की तरफ, यानी MMC में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो ये स्कीमेटिक के थ्रू हम ये आइडिया कर रहे हैं कि ये कौन कौन से आईसी ओके हैं कि नहीं है। अगर स्कीमेटिक के पॉइंट्स हमें मालूम नहीं है
या स्कीमेटिक चलाना नहीं आता तो ये चीज़ें हम नहीं समझ सकते। तो फिर एमएमसी को चेक करना पड़ेगा इसकी, ठीक है। अब वो कैसे चेक करेंगे, तो पहले ये एमएमसी है, तो ये एमएमसी आ गई U13। तो ऐसे केस में क्या करना है, वोल्टेज चेक करना है एमएमसी का। अगर वोल्ट होके मिलता है तो एमएमसी को प्रोग्राम वगैरह करना पड़ेगा। तो इसके वोल्टेज पता करने कॉपी करते हैं, तो ये आ गई U1300। अब यहाँ पे देखिए E लिख रहा है, तो इसका मतलब है ABCDE कई पार्ट में बना है यहाँ पर ये स्कीमेटिक डायग्राम में। तो इसलिए हमने ऐसी जगह जाना जहाँ पे वोल्टेज दिख रहे होंगे। तो दोबारा सर्च मारेंगे आप, तो हम यहाँ U अब F पर आ गए और हम यहाँ देखेंगे कुछ रिक्वायर वोल्ट है क्या। हाँ, यहाँ मिल रहा है 0.6, इसका एक रिक्वायर वोल्ट ये आ गया R1303 पर। तो R1303 ये इस एमएमसी के ऊपर है, तो यहाँ पर वोल्ट चेक करता हूँ मैं। तो चार्जर प्लस बैटरी पर ही चेक करना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग ठीक वोल्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी 1 वोल्ट का रिक्वायर हो गया स्कीमेटिक में। और अभी F पर है, फिर और सर्च मारते हैं। अब हम B पर आ गए, तो B पर जो देखेंगे तो 0.6 है। तो R1300 सर्च करते हैं कहाँ पर, तो R1300 ये है और इस पर कितना वोल्ट है, VREG स्टेट 1A 0.6। देखिए यहाँ पर 0.61 वोल्ट अवेलेबल है। तो इसका मतलब इसका आईसी का वोल्ट भी ओके है। तो यहाँ पर C130 देखिए VCC और VCCQ 1.8 3.0 ये वोल्ट आपको देखने हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं C1340 पर। तो C1340 यहाँ पर है, चार्जिंग आईसी के ऊपर एक टीपी है और उसके ऊपर है C1340। तो इस कैपेसिटर पर हमें 3 पॉइंट के आसपास वोल्ट मिलना चाहिए, तो 2.97 मिल रहा है। इसका मतलब ये एसी का रिक्वायर वोल्टेज ओके। तो हमने एमएमसी के वोल्ट भी चेक किए, VCCQ। तो ये सब स्कीमेटिक के थ्रू ही हम कर पाए। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि पियोन रीसेट वगैरह कैसे चेक करना है, यानी कि पावर आईसी इज़ ओके और नॉट, या सीपीयू कैसे चेक करना है, PS होल्ड वोल्ट चेक किया और एमएमसी के वोल्ट चेक किए, VCCQ। तो ये सब जो होते हैं ये स्कीमेटिक के थ्रू ज़्यादा बेहतर है चेक करना, वहीं से मिलती है ये डिटेल। तो हमने इस क्लास में क्या समझा कि कैसे पुर्जे को पता करना है, पुर्जे की वैल्यू पता करनी है, किस लाइन पर कितना वोल्ट है, लाइन की चेकिंग कैसे करनी है, कहाँ से कहाँ गई है, और शॉर्टिंग का सोर्स कैसे पता करना है, और फिर ये बेसिक समझा कि रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड कैसे पहचानेंगे, आईसी का क्या कोड है, टेस्ट पॉइंट क्या होते हैं, कॉपी पेस्ट समझा, सर्च एड्रेस समझा। अब मुझे उम्मीद है ये आपको सब समझ में आ रहा होगा कि ये डायोड है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये एक रजिस्टर है, उसकी वैल्यू ये 100K की वैल्यू है, और ये सब हमने अंडरस्टैंड किया। यानी देखिए अगर ये सही निकला है तो फिर इसे चेक करेंगे, और ये भी सही निकला है तो इसे चेक करेंगे। तो अगर हमें CPU का PS होल्ड नहीं मिलता तो हम CPU पर काम करते, और ये हमें मिल गया तो फिर एमएमसी के हमने रिक्वायर वोल्ट चेक करने हैं। उसके बाद भी अगर सेट में प्रॉब्लम है तो एमएमसी पर काम करना है, और अगर वोल्ट में प्रॉब्लम है तो वोल्ट पर काम करना है, एमएमसी पे नहीं करना है। पहले ये देखना वोल्ट कहाँ से आ रहा है, तो वो पावर से आ रहा है तो वो पावर वगैरह का इशू है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब बात करेंगे लाइन ट्रेसिंग। ट्रेसिंग कैसे करनी है वो समझते हैं। तो ट्रेसिंग कैसे करनी है, मान लीजिए मुझे बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट की ट्रेसिंग करनी है, प्रिंट उखड़ गया है या उस पर जियान नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे देखेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका कोड क्या है। तो लेआउट में हम जब देखते हैं तो इसका कोड है J3001। तो इसे कॉपी करेंगे, स्कीमेटिक्स में आएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो ये कोड आ गया J3001। तो प्लस लाइन को चेक करना है, तो प्लस लाइन का जो कोड होता है बैटरी कनेक्टर के वो होता है VBAT। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट से लेना है, इतनी बहुत सारी लाइनों से आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। और सबसे पहली बात क्या समझनी है, इस डॉट का मतलब समझिए,
इस डॉट का मतलब है ये लाइन कनेक्ट है। ये फिर अगला डॉट यहाँ आ गया, फिर अगला डॉट यहाँ आ गया, अगला डॉट यहाँ आ गया। यानी ट्रेसिंग जो करनी है यहाँ से पहले यहाँ पे रखेंगे मीटर की लीड, फिर जो डॉट है इस कंपोनेंट पर है तो इस कंपोनेंट पर रखेंगे, फिर इससे अगले पर ऐसे करके ट्रेस करेंगे 1 बाय 1। तो वी बैट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो पहला जो कंपोनेंट बन रहा है वो बन रहा है C3001। इसे कॉपी करेंगे और लेआउट में आकर देखेंगे 3001 ये है, यानी 2 कैपेसिटर हैं तो पहले वाले पर, यानी इस कैपेसिटर की जो बीप है वो इससे मिलनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं, तो मीटर को बीप पे करना है और फिर यहाँ से इस पर बीप आनी चाहिए। तो बीप आ रही है, इसका मतलब यहाँ तक कनेक्ट है। फिर लेआउट में हम देखेंगे फिर क्या है, फिर ये कह रहे हैं भाई एक TP पे ऊपर भी जा रही है, TP3001। तो ये TP301 भी आपको देखना है कहाँ है। तो TP301 ऊपर ही एक TP है बैटरी कनेक्टर के, यानी ये है वो TP301 ये। तो फिर इसकी बीप जब यहाँ बोली है तो यहाँ से भी बीप आनी चाहिए। तो बीप यहाँ से भी आ रही है, ग्राउंड से तो नहीं आ रही है, देखना है ग्राउंड से नहीं आनी है। तो इसकी प्लस की बीप यहाँ से भी बोली है और यहाँ से भी बोली है, ठीक है। फिर अगला डॉट कौन सा आ रहा है, फिर अगला डॉट ये है C303। C303 ऊपर ये बैटरी कनेक्टर के जस्ट, यानी ये है। तो इसकी बीप आनी चाहिए, यहाँ से आ गई, यहाँ से भी आ गई, तो यहाँ से भी आनी चाहिए। एक एक कंपोनेंट का आपस में कनेक्शन पक्का होना चाहिए। तो ठीक है, कनेक्शन ओके है। तो यहाँ भी बीप मिली है, इस पर भी मिली है, इस पर भी मिली है। फिर अगला डॉट कौन सा है, C305। C305 है, इसको कॉपी करेंगे। तो फिर ये C305 उसके ही कैपेसिटर के बराबर में है, यानी ये है C305। तो यहाँ से भी बीप आनी चाहिए, आ रहे हैं। C305 के बाद में अगला डॉट कौन सा है, तो ये एक डॉट आ गया। तो फिर इस पर एक ये डायोड जुड़ा हुआ है FV4205। तो ये FV4205 ये है TP के जस्ट बराबर में एक डायोड है, यानी ये है वो डायोड। तो इस पर भी बीप आनी चाहिए। तो ठीक है, बीप आ रही है। फिर अगला डॉट जो है वो इससे एक रजिस्टर पर आया है R3006, ये है लेफ्ट हैंड पर, यानी यहाँ से भी बीप आनी चाहिए। तो ओके है, बीप आ रही है। इसके बाद ये जो है यहाँ चली गई इस एड्रेस पर VBATSense, यानी इन्होंने बताया कि भाई लाइन इस कैपेसिटर पर आती है, फिर इस कैपेसिटर पर आती है, फिर इस पर आती है, और फिर इस डायोड पर आती है, उसके बाद रजिस्टर पर आती है, और फिर ये निकलने के बाद आगे कहीं और चली जाती है इस एड्रेस पर। तो अब हमने इस एड्रेस को कॉपी करना है। डबल क्लिक करेंगे सिंपल। अभी देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यही नाम आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर से फाइंड करेंगे। तो ये लाइन यहाँ पर आई है इस एड्रेस पर, और अब ये क्या है, ये PM7150 है, यानी कि U1401। तो यह IC कौन सी है देखते हैं, कॉपी करेंगे। तो U140 यह IC है, यानी कौन सी IC है, यानी ये IC है वो, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके बाद जो लाइन गई है बैटरी कनेक्टर की, इन कंपोनेंट से होते हुए यहाँ से गुजरने के बाद IC में चली गई। तो अगर ये सब आपस में बीप दे रहे हैं फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो फिर इस IC को आपको रिप्लेस या रिवॉल्व करना होगा। तो मेन बात ये थी कि ट्रेसिंग कैसे करनी है। इसी तरह हर पॉइंट की कर सकते हैं आप। जैसे मैं ये देखूँ, ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, तो ये है वो TP207। इसे कॉपी करेंगे डबल क्लिक करके, स्कीमेटिक में लाकर इसको पेस्ट करो, तो आएगा TP207।
ये कह रहा है R3310 से जुड़ा हुआ है और उसकी वैल्यू क्या है 1K 10K ऐसे करके लिखी है। तो इसको कॉपी करते हैं, ये कहाँ पर R3310 ये है, यानी ये बोल रहा है इसकी लाइन यहाँ से यहाँ आ रही है, यानी ये जो कंपोनेंट है फिर यहाँ से बीप देगा, यानी इसकी बीप इस रजिस्टर से मिलेगी। ठीक है, तो एक लीड यहाँ रखेंगे, लाल काली का कोई मैटर नहीं है, ट्रेसिंग के दौरान यहाँ से बीप आ रही है। ठीक है, तो हमने ये लाइन की ट्रेसिंग को अंडरस्टैंड किया कि कैसे पता करना लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, यानी ये जो हमने लाइन की ट्रेसिंग की है ये तो बहुत टिपिकल है और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ठीक है, तो आपको बस सीखना है। अगर मुझे इसके बैटरी कनेक्टर की लाइन को चेक करना होगा कहाँ जा रही है तो स्कीमेटिक से नहीं करूँगा मैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सीधे सीधे उस सेट का चार्जर एंड डेटा खोलेंगे आप और बैटरी कनेक्टर पर आएंगे। तो आप गौर से देखें तो ये सारी लाइनें इन्होंने यहाँ से आपको दिखा दी ऑलरेडी, जो आपने 1 बाय 1 बहुत देर में चेक किए हैं। और उसके बाद ये लाइन एक रिवाइट कहाँ गई है, इसमें गई है, और इसके बाद वापस इसी आईसी में आ गई। तो फिर ये इतना गणित हमने क्यों सीखा, जब यहाँ लाइन जा रही है हमें दिख सकती बहुत इजीली कि भाई ये चार्ट 1 सेकंड में बता रहा है यहाँ से यहाँ जा रही है। तो वो आपको सिखाना मकसद था कि लाइन को ट्रेसिंग स्कीमेटिक से कैसे करना है। एक तीसरा तरीका और है लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है चेक करने का, और वो है बिट मैप। तो अगर इस सेट का आप बिट मैप खोलेंगे, ये देखिए ये मैंने खोल लिया और ये आ गया बैटरी कनेक्टर, और मैं यहाँ पर शो लाइन्स पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि भाई लाइन तो यहाँ आ रही है, सारी लाइनें यहाँ से जाती हैं, ये दिख रही है कि इस आईसी में घुस गई। तो ऐसे भी कर सकते हो। मकसद था स्कीमेटिक को कैसे ट्रेसिंग के थ्रू आपको समझना है। तो लाइन की ट्रेसिंग हमने अंडरस्टैंड की है, बेसिकली ट्रेसिंग नहीं की है हमने, बेसिकली स्कीमेटिक चलाना सीखा है। अब जो यूज़ आएगा वो है काम का शॉर्टिंग का सोर्स पता करना। शॉर्टिंग है कैसे पता करेंगे, तो शॉर्टिंग अगर है तो वो सेम तरीका है जो अभी आपने किया था ट्रेसिंग करने का। मान लीजिए ये सेट है और इसके अंदर शॉर्टिंग है, ठीक है, तो हम शॉर्टिंग को कैसे ढूंढेंगे स्कीमेटिक की हेल्प से, वो सब समझते हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे मान लीजिए इस कंपोनेंट पर शॉर्टिंग आ रही है, तो ये नहीं है कि इसे उखाड़ के फेंक देंगे, हो सकता है किसी और कंपोनेंट की वजह से शॉर्ट ये हो रहा हो, क्योंकि एक सीरीज़ में लाइन से जुड़े हुए हैं, पता चला वो शॉर्ट है और इस पर भी शॉर्टिंग आ रही है, और हमने हटा दिया इसको, और वो हम पता ही नहीं कि वो भी ख़राब है या हम उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर इस पर शॉर्टिंग है तो इसे उखाड़ने से पहले ये देखोगे इससे कनेक्टेड कितनी जगह ये लाइन जा रही है। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या इसमें कहीं शॉर्टिंग वगैरह है। तो पहले इसको चेक करते हैं मीटर को। अब हम देखते हैं क्या शॉर्ट है कहीं। तो कैपेसिटर है एक तरफ से तो बीप देता ही है, ये भी शॉर्ट नहीं है। तो ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, तो ये शॉर्टिंग है। तो अभी शॉर्टिंग का अगर हमें निकालना है तो ये नहीं है कि हम इन्हें उठा देंगे या हटा देंगे, हमें ये देखना है इससे पहले, इन पर कुछ काम करने से पहले ये कितनी जगह से कनेक्टेड है। तो वो ट्रेसिंग के थ्रू ही आप कर पाओगे कि स्कीमेटिक में जाके इसी कैपेसिटर को आपने जो शॉर्ट आ रहा है लेआउट में जाके इसका नंबर स्कीमेटिक में आपको डालना है, और फिर वो दिखाएगा कि भाई यहाँ से जुड़ा है, फिर यहाँ से जुड़ा है, फिर यहाँ से जुड़ा है, डॉट डॉट करके वो आपको दिखाता रहेगा। तो वो एक एक कंपोनेंट आपको चेक करना पड़ेगा हटा हटा कर, तब जाके शॉर्टिंग निकलेगी। तो फिर वो एक लंबा तरीका हो जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे, तो ये A3 है, तो A3 का बिट मैप खोल लेंगे आप। तो ये हमने A3 का बिट मैप खोल लिया, और हमने देखना है कि भाई शॉर्टिंग जो है कहाँ आ रही है। तो शॉर्टिंग आ रही है इस आईसी के पास, MMC के पास जो ये आईसी है, ये MMC है, इसके पास जो आईसी है, यानी ये MMC है और इसके पास जो आईसी है उस पर शॉर्टिंग आ रही है। और किस जगह आ रही है, इस कैपेसिटर पर। तो हम ये देखेंगे कि ये कैपेसिटर कितनी जगह से कनेक्टेड है। तो ये है वो कैपेसिटर जो शॉर्ट है। तो बिट मैप में वो जो कैपेसिटर है वो ये है, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और आप देखेंगे तो इतनी जगह शॉर्टिंग है।
यानी अगर मैं इस कैपेसिटर को हटा भी दूं तो नहीं पता इसमें से कौन सा कंपोनेंट ख़राब है, हो सकता है इसको हटाने से हो जाए, इसको हटाने से हो, इस आईसी को हटाने से हो, तो वो कितना एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे केस में इस पर फॉग डालने के बाद जब 3.7 इस कैपेसिटर पे आप दोगे तो जो कंपोनेंट फॉल्टी होगा वही धुआं बन के उड़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि उस कंपोनेंट से फॉल्ट है। और इस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपोनेंट पर भी शॉर्टिंग आ रही होगी, ठीक है, और इस कॉइल्स पर भी शॉर्टिंग आ रही होगी, इन कंपोनेंट पर सब जगह शॉर्ट बन रहा होगा। तो ये दो बड़ी बड़ी कॉइलें चेक करके मैं दिखा देता हूँ, यानी इस पर भी शॉर्ट आ रहा होगा और इस पर भी शॉर्ट आ रहा होगा। देखिए आ रहा है शॉर्ट, इसमें भी शॉर्टिंग है। तो बिटमैप के थ्रू आप ट्रेसिंग कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि बोर्नियो से ही करना है, ट्रेसिंग आपको ट्रेसिंग करनी है, ये नहीं है कि स्कीमेटिक से ही करना है। इजी से इजी वे को आपको ढूंढना है। तो हमने ये शॉर्टिंग का सोर्स पता करना भी सीख लिया। फिर आईसी डायरेक्शन कैसे पता करना है वो समझते हैं। तो इसके लिए कोई इसकी स्कीमेटिक की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको दिख जाता है। मान लीजिए मैंने ये आईसी हटा दी, अब मुझे पता नहीं है इसका डॉट इधर था या इधर था या इधर था किधर था, तो वो यहाँ पे आके देख सकते हो भाई इसका डॉट इधर है, तो बस इधर रख देना, ये आईसी डायरेक्शन पता करना है। अदरवाइज आप जब यहाँ आएंगे स्कीमेटिक में तो ये डायरेक्शन यहाँ दिखा रहा है, ये है इस आईसी का जो डायरेक्शन है वो ये है, ये डायरेक्शन इस तरह से आईसी का पता चल जाता है। अब जैसे आप देखेंगे इसमें ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट उखड़ा हुआ है, ठीक है, और जब आप इसको गूगल पे ढूंढेंगे तो गूगल पर भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मान लीजिए केसी टेक्नो केसी 1 है और बोर्नियो में भी नहीं है, मैं दिखा देता हूँ, बोर्नियो में भी ये नहीं है। ये मैंने बोर्नियो खोल लिया, बोर्नियो में आप देखेंगे तो कोई भी केसी 1 नाम का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जब मैं स्कीमेटिक में जाकर देख रहा हूँ इसको, स्कीमेटिक्स एंड सर्विस मैन्यूअल, तो यहाँ पर टेक्नो में ये आ गया टेक्नो और ये मॉडल आ गया CA7 इस तरह से। यह है KC1 प्रो, KC1 स्पार्क गो, तो यहाँ पर ये स्कीमेटिक में है। तो अब कहीं पर नहीं है लेकिन स्कीमेटिक में है, तो आपको फिर थोड़ा सा आइडिया फिट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि पहले तो बोर्ड में यहाँ आएंगे, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है, ये प्रिंट है ऑन ऑफ स्विच का ANT 6503, इसका ये जो पॉइंट है इसका नाम है ANT 6503। तो सिंपली इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लो और स्कीमेटिक में आके आपको पेस्ट कर देना है, थोड़ा बड़ा कर लो, सर्च मारेंगे तो ये दिखा रहा है ANT 6503 और इसको जब हम फॉलो करेंगे तो ये कनेक्टिविटी दिखा रहा है कि हाँ भाई ये यहाँ से ऊपर भी जा रहा है, पावर की लिख भी रहा है पावर की, और ये बोल रहा है R6503 पे जा रहा है, ठीक है, R6503 पावर की का जो फंक्शन है वो R6503 से है और K 1K की वैल्यू भी बता दी। तो जब मैं इसे क्लिक करूँगा इस पर R6503 पर और लेआउट में आके जब मैं इसको, यानी हमें पता नहीं R6503 है, तो उसी एक तरकीब पे 1 बाय 1 चेक करो कहाँ पर है, या सिंपली सर्च मारो। तो सर्च आप मारेंगे तो ये यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है R6503, तो उसने बता दिया भाई R6503 जो है वो ये है, ठीक है। तो बोर्ड में ये यहाँ बता रहा है नीचे से ये है R6503, तो यानी कि 1 2, तो ये वाला रजिस्टर है R6503। तो हम यहाँ से सिंपल एक जंपर उठाकर यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, और बोर्ड में उल्टी ही तरफ है ये,
यानी ये है ऑन ऑफ। तो सिंपली यहीं पर जोड़ देंगे, तो इस तरह से ये हो जाता है। अदरवाइज आप गौर से देखेंगे तो ये ऑन ऑफ का ये पत्ता है, तो इस तरह यहाँ भी जोड़ सकते हो। वैसे ही सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। और अगर ये रजिस्टर भी गायब है, यानी ये खुद गायब है यहाँ से, तो ये लाइन क्या जोड़नी पड़ेगी, जोड़ने से भी काम नहीं होगा। तो इसके बाद ये लाइन कहाँ जा रही है वो देखो, तो R6503 यहाँ से जाने के बाद लाइन जा रही है पावर की पर, यानी यहाँ से लाइन चली 1K गायब है, तो ये पावर की नाम पे एड्रेस दिया है इन्होंने अपना, तो एड्रेस पे जा रही है। यानी कि ये 8 नंबर का पेज है और ये जो पेज है 22 नंबर है। तो जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारी जगह पर कि भाई ये यहाँ जा रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ क्लिक करके देखता हूँ, तो बोल दिया भाई पावर IC के अंदर जा रहा सीधा। दूसरी जगह देखता हूँ तो पावर में ही जा रहा है कनेक्शन, तो फिर ये वहीं आ गई जगह पावर की नाम से, और फिर ये वहीं लौट कर आई। यानी अगर ये रजिस्टर यहाँ से गायब हो गया तो सीधा फिर पावर से मसला हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसके बाद ये लाइन सीधी यहाँ से पावर में चले गई। तो अगर किसी ने ये रजिस्टर भी गायब कर दिया तो फिर बहुत लोचा हो जाएगा, फिर IC हटा के जंपर मारना पड़ेगा, फिर IC लगानी पड़ेगी। फिलहाल इसमें क्लास में मकसद ये था कि ऑन ऑफ स्विच के ये कोई सी भी लाइन को ऐसे ट्रेस करने का है। और दूसरी बात, अब जैसे मुझे ढूंढना है भाई बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो पहले तो पता होना चाहिए कि प्लस कौन सा है। तो ये J2101 इसका पूरे बैटरी कनेक्टर की एक आईडी है अपने आप में, J2101। तो मैं इस J2101 को कॉपी करता हूँ और स्कीमेटिक में सर्च मारेंगे पेस्ट करके। तो इसमें बताया कि भाई ये J2101 जो है ये है, और इसमें प्लस लाइन कौन सी है, तो एक लाइन तो इसकी ग्राउंड है, ठीक है, और एक जो लाइन है ये बता रहा है ये बैट आईडी की लाइन है। तो ये मेन लाइन नहीं है, बैट आईडी की सप्लीमेंट्री लाइन है। मेन लाइन कौन सी है वो देखेंगे, और ये जो है बैट ऑन की लाइन है। तो मेन लाइन इसके अंदर ये वाली है जिस पर वी बैट लिखा है, ये मेन लाइन है, और ये हमें पता करना कहाँ कहाँ जा रही है। तो इसमें जो जो डॉट डॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, यानी कि एक तो ये वी बैट की लाइन जो है यहाँ जा रही J2102 नाम के कोई एक रजिस्टर या कोई IC है, और फिर इस पे जा रहा है D2104, फिर इस पे जा रहा है D2101, फिर इस पे D2102, C2143 और उसके बाद वी बैट, ठीक है। तो ये अगर मैं इसकी बात करूँ C2143 कहाँ है, तो इसे कॉपी करेंगे, तो यहाँ बता रहा C2143 ये है वी बैट के बराबर में। तो ये वी बैट का पॉइंट आ गया, तो 2143 जो है वो ये है, ये तो D2143 हो गया। D2102 भी इसी लाइन से कनेक्ट है, ये एक लाइन है, और इसमें जो भी डॉट से जुड़ा हुआ है गोल पॉइंट से, ये जो पॉइंट है गोल, ये सब इससे लाइन से अटैच पुर्जे हैं। तो D2104, D2101 ये सब इसी से जुड़े हैं, ठीक है। तो D2102 कौन सा है, कॉपी करेंगे, वो D2102 ये आ गया, यानी एक डायोड है, तो ये है D2102। तो ये वी बैट को सर्च करेंगे आप, और ये इतनी जगह जा रही है, देखिए, यानी ये बहुत जगह जा रही है, इतनी जगह पर। तो इसकी तरकीब ये है कि सिंपल एक एक जगह आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे भी आ रही है भाई, यानी C2013 पर भी आ रही है, कॉपी करेंगे, तो 2013 ये है, यानी यहाँ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कई जगह जा रही है, और कहाँ जा रही है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी जा रही है 2015 पे, C2015 कॉपी करेंगे, C2015 यानी C2015 ये है। अब ज़रा मैं आपको एड्रेस समझा देता हूँ, एड्रेस क्या होता है। कोई भी लाइन यहाँ से निकली, ये PL 2001, ठीक है। तो ये PL 2001 जो है कॉइल है, और कॉइल के बाद में ये लाइन इन्होंने बोला भाई आगे जा रही है,
यानी ये लाइन अगर वी प्रोसेसर वोल्टेज ऑफ प्रोसेसर इस कॉइल से निकल के आगे चले गए, अब ये नहीं पता चल रहा कहाँ चले गए, बस ये लिखा कि भाई आगे ये चीज़ लिखी है, तो ये एड्रेस होता है। तो ये कहाँ गई है, तो फिर इसमें ये एड्रेस हमें बताएगा। जैसे कि कोई बंदा किसी के पास जाता है ऑफिस मिलने, वो मिलता नहीं है, उसका कोई एम्प्लॉई है, उसको बोलता है भाई सर तो है नहीं, ये एड्रेस है, वो यहाँ से दूसरे ऑफिस पे गए, उसने ऑफिस का एड्रेस दे दिया, ठीक है, तो उस एड्रेस के थ्रू वहाँ आप चले जाएंगे या वो बंदा चला जाएगा, तो वो वहाँ मिल जाएगा बंदा जिसको हमें मिलना है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी यही हो रहा है कि कॉइल से निकलने के बाद एक एड्रेस दिया जाता है बस कि भाई ये एड्रेस है, यहाँ गई है। तो इस एड्रेस के थ्रू हम आगे जाते हैं कि ये कहाँ गई है यहाँ से लाइन। तो ये DVDD_DVVFS, तो इसको हम कॉपी जैसे ही करेंगे, देखो यहाँ पे इतनी जगह आ गई, ये एड्रेस है, बोलो भाई यहाँ गया है ये सब जगह। अब ये सब आप देख सकते हो इतनी जगह है। तो उसकी तरकीब ये है कि ये DVD सब जगह DVD सब लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी जगह है, तो ये तो कोई जगह नहीं है, यहाँ है, यानी ये DVD यहाँ पे गया है, यह है देखो। इसके बाद और कहाँ गया है, बहुत जगह है। अब जैसे कि ये है, अब इस मान लीजिए इस आईसी ने आउटपुट के तौर पे ये लाइन इस कैपेसिटर्स को दी C2010 C2001 को। इसके बाद ये लाइन कहाँ गई ये कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये एक एड्रेस दे दिया यहाँ, बोलो भाई इसके बाद जो लाइन है यहाँ गई है, इसका नाम है VS1_PMU। तो जब हम इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पे इतनी जगह लिख कर ऑलरेडी आ जाएगा कि भाई ये एड्रेस इतनी जगह भी मौजूद है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी C2010 है यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें चेंज हो गई, PL2005 यानी इस कॉइल से भी जुड़ा हुआ है। फिर ये U2205 पर भी गया है, और फिर ये कह रहा है भाई ये जो है आपका कनेक्शन इस U2304 पर भी गया है, और एक C2304 पर भी गया, C2309 पर भी गया है। तो ये एक एड्रेसेस होते हैं जो हमें ये बताते हैं लाइन कहाँ गई, ठीक है। अब ये जो है ये रजिस्टर है, तो ये एड्रेस नहीं है, यहाँ कोई भी एड्रेस नहीं है, ये ग्राउंड है। तो ये एड्रेस होते हैं, ठीक है, कि चीज़ कहाँ गई। अब जैसे ये आईसी इसने क्या वोल्टेज आउट कर दिए, यहाँ पे लिखा वोल्टेज आउट, तो यहाँ से वोल्टेज आउट हुए, यहाँ से निकले इस कैपेसिटर पर गए C2311 पर, फिर यहाँ पे गए R2305 पर, और इसके बाद ये चले गए इस एड्रेस पर। तो यहाँ पुर्जा नहीं दिया, एड्रेस दे दिया। अब जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस आने लगे। अब इन एड्रेस के थ्रू हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि भाई ये लाइन यहाँ से कहाँ गई है, तो VA12_PMU के बाद में लाइन इतनी जगह गई है, यानी कि एक पावर आईसी पे गई है, पावर में ही है, और उसके बाद ये वहीं लौट आई। तो ये एक एड्रेस होता है, इस तरह से इसको पढ़ने का। अब जैसे कि हमारे पास ये एक पोको का सेट है और इसमें रिंगर काम कर नहीं रहा, ठीक है, तो उसके पीछे क्या क्या वजूहत हो सकते हैं, वजह हो सकती हैं, वो सब हम चीज़ें देखते हैं और कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी वीडियो चल रहा है लेकिन कोई वॉइस नहीं है, और वॉल्यूम भी फुल कर रखा है, ठीक है, लेकिन वॉइस आ नहीं रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करने का है वो भी देखते हैं। तो थोड़ा स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो रिंगर नॉट वर्किंग, हाउ टू फाइंड एग्जैक्ट सॉल्यूशन। देखिए, जब भी रिंगर काम नहीं करेगा तो कई वजह हैं, जैसे मैंने बताया, या तो रिंगर ख़राब होगा तो रिंगर चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर रिंगर लाइन टूट गई होगी तो लाइन जोड़नी होगी, या फिर रिंगर आईसी ख़राब हो गई होगी और रिंगर आईसी भी बदल के देख ली, और रिंगर आईसी पर फिर वोल्टेज चेक करने होंगे, नहीं तो फिर पावर या CPU से प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे केस में स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करने का है वो समझते हैं। और फ़ोन को बंद कर लेंगे, फ़ोन चालू नहीं होना चाहिए खोलते टाइम।
अब इसमें जो वजह हो सकती है वो कई वजह हो सकती हैं, वो क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो रिंगर चेक करते हैं इसका। तो ये इसका रिंगर है फ़ोन का। तो ये रिंगर तो ठीक है। अब जैसे कि मैं इस रिंगर को चेक कर रहा हूँ, तो अगर ये बीप देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ख़राब है। तो इसको मैं रिंगर को चेक कर लेता हूँ। तो ये रिंगर ठीक है और 007 की रीडिंग दे रहा है, यानी कि रीडिंग कितनी है 007। तो अगर 00 हो रही होती और बीप भी आ रही होती तो ख़राब होता। तो रिंगर तो इसका ठीक निकला, ठीक है। अब अगला नंबर क्या है वो देखते हैं, या फिर रिंगर लाइन टूटी होगी। तो रिंगर लाइन टूटी है कि नहीं है ये देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि ये रिंगर के पॉइंट यहाँ पर सही से टच होने चाहिए, ठीक है। लूजिंग नहीं होनी चाहिए इसमें अगर लूजिंग होगी, ये टच नहीं होगा रिंगर, तो भी प्रॉब्लम आएगी। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ एक यहाँ पर अगर पेच नहीं कसा होगा तो। चलो ये तो कॉमन सी बात है, आप सब जानते हैं। अभी रिंगर तो ठीक निकला है। अब इसकी लाइन की रीडिंग लेंगे हम रिंगर पॉइंट्स की, यानी कि रिंगर पॉइंट्स ये हैं। तो यहाँ इस टिप पर रीडिंग लेंगे हम। यहाँ पे हमें रीडिंग मिलनी चाहिए, और इसके लिए मीटर की एक लाल लीड को ग्राउंड पर लगा रहा हूँ और यहाँ रीडिंग चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये लाइन ब्रेक हो चुकी है रिंगर की, तब आपको ये लाइनें जोड़नी पड़ेंगी। लेकिन चूंकि ये पत्ते वाले सेट हैं, ये पत्ते लगे हैं, तो पहले लाइन जोड़ने से पहले ये पत्ते चेंज करके देखेंगे आप। तो मैं ये पत्ता चेंज कर रहा हूँ, दूसरा लगा रहा हूँ, और फिर इस पर रीडिंग चेक करूँगा यहाँ पे। क्योंकि रीडिंग नहीं बन रही है तो इसका मतलब प्रॉब्लम तो समझ में आ चुकी है कि लाइन टूटी हुई है। अगर आईसी तक कनेक्ट होती तो रीडिंग आती। तो मैं दूसरा ये पत्ता हटा रहा हूँ जो ख़राब है, और ये लगा रहा हूँ दूसरा, और मेन पत्ता हमेशा मेन बोर्ड की तरफ। अभी मैंने पत्ता लगा दिया सही से, फिर से रीडिंग लेता हूँ। अब रीडिंग अगर आ गई तो ये पत्ता ख़राब था पुराना, और अभी भी रीडिंग नहीं आई तो फिर कुछ और मसला है। फिर से रीडिंग लेंगे, तो रीडिंग अभी भी नहीं आई है, तो इसका मतलब यह है कि इस पत्ते से प्रॉब्लम नहीं है, सही। अब इसको भी हटा देते हैं। अब बारी आएगी इस पत्ते की, तो ये पत्ता भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब इसको भी चेंज करता हूँ मैं, और नया पत्ता लगाते हैं। और फिर से रीडिंग लेते हैं। अब रीडिंग का क्या स्टेटस है पत्ता लगा देते हैं। ये जो रीडिंग आप ले रहे हैं, ये सेट की बैटरी हटी होनी चाहिए तब लेना है। और लाल लीड फिर से ग्राउंड पर लगाएंगे। देखिए अब रीडिंग आने लगी 347, इसका मतलब रीडिंग आने लगी। और इस पर भी रीडिंग आने लगी 346, यानी अब रीडिंग आने लगी, तो इसका मतलब रिंगर काम करेगा। तो प्रॉब्लम ना तो इस पत्ते में थी बल्कि इस पत्ते के अंदर थी। ना ही रिंगर ख़राब था, ना ही लूजिंग थी, ना ही ये पत्ता ख़राब था, ये ख़राब था। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है हमने, ठीक है। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि रिंगर काम करता है कि नहीं करता है। अब रिंगर काम कर रहा है, और बजा कर भी देखते हैं इसको। ठीक है, आवाज़ आने लगी। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ
कि ये तो हमने रिंगर चेक किया, पत्ता चेक किया, ये यहाँ पर फॉल्ट हाथ में आ गया। और अगर ये पत्ता बदलने के बाद भी, रिंगर चेंज करने के बाद भी और ये वाला पत्ता चेंज करके भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो फिर क्या करने का था, मसला वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये रिंगर हटा लेता हूँ और अब जो हम करने जा रहे हैं वो हॉट टेस्टिंग करने जा रहे हैं रिंगर पॉइंट्स की। कैसे हमने रिंगर पॉइंट्स की हॉट टेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें रिंगर बजाकर रिंगर टिप्स पर वोल्टेज चेक करने होंगे। 1 वोल्ट टू 3.7 वोल्ट यहाँ आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इसका मतलब रिंगर वर्किंग कर रहा है, नहीं तो रिंगर काम नहीं कर रहा है। अभी मैंने रिंगर यहाँ से हटा दिया, फिर से मैं रिंगर बजाता हूँ और यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। अब देखिए ये आवाज़ फिर से गायब हो चुकी है और मैं वापस अब ज़रा हॉट टेस्टिंग करता हूँ। मीटर 20V पे करेंगे और एक लीड ग्राउंड पे रखेंगे। देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, 1.8 आ रहा है और 1.8 आ रहा है लगभग। ठीक है, तो इसका मतलब हॉट टेस्टिंग में भी ये पास है। अगर यहाँ वोल्ट नहीं आ रहे होते और रीडिंग आ रही होती, ठीक है, जैसे कि मैंने इसको बंद कर दिया, ये कब काम में आएगा, ये आपको रिंगर आईसी से प्रॉब्लम है कि नहीं है तब पता चलेगा आपको कि रिंगर आईसी ख़राब है या सही है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपने रीडिंग चेक की, आपने रिंगर बदल दिया, पत्ता बदल दिया, ये वाला चार्जिंग पत्ता भी बदल दिया, प्रॉब्लम अब भी सॉल्व नहीं हो रही है। तो आपने कोल्ड टेस्टिंग की तो यहाँ पर रीडिंग नहीं मिली, तो आपने लाइनें जोड़ के सही कर ली, ये पत्ता चेंज करने से सही हो जाएगा। और यहाँ पर रीडिंग भी आ रही है और फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा है, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये रिंगर आईसी का फॉल्ट है, या रिंगर आईसी के पर आने वाले वोल्टेज वगैरह की वजह से प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में आपको हॉट टेस्टिंग करनी होती है। जब यहाँ पर रीडिंग भी सही मिलती और रिंगर भी ठीक होता और रिंगर लूज़ भी नहीं होता, पत्ते भी सही होते, ये पत्ता भी सही होता, तो वोल्ट नहीं होता यहाँ पर। फिर जब आप हॉट टेस्टिंग करते तो यहाँ वोल्ट होता नहीं, तो आपको समझना था कि रिंगर आईसी से फॉल्ट बन रहा है। सही, ये कब करना है, जब यहाँ पर रीडिंग बन रही है और वोल्ट नहीं आ रहे हैं, जब हॉट टेस्टिंग की है, यानी कि रीडिंग बन रही है फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा है, ये पत्ता बदल दिया, ये पत्ता बदल दिया, रिंगर बदल दिया, सब कर दिया, तब ये काम करना है। क्या करना है कि वोल्टेज चेक करने हैं रिंगर बजा के हॉट टेस्टिंग पर। अगर यहाँ वोल्ट नहीं बने या 0.5 बन रहा है, कम बन रहे हैं, सही वोल्ट 1.5 के ऊपर बनना चाहिए यहाँ। अगर यहाँ पर वोल्ट नहीं बने और रीडिंग सही आ रही है तो फिर आपको आईसी पर काम करना है। ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये पत्ता बदलने के बाद भी काम नहीं करती, ये पत्ता चेंज करके भी काम नहीं करती, तो कैसे करना था वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हमने जब देखा कि रिंगर अगर काम नहीं कर रहा है तो या तो रिंगर ख़राब होगा, तो इस केस में रिंगर सही था। फिर रिंगर की लाइन टूटी होगी, हाँ रिंगर की लाइन टूटी हुई थी क्योंकि रीडिंग नहीं आ रही थी, या फिर रिंगर आईसी ख़राब होती अगर लाइन सही होती तो, या रिंगर आईसी पर वोल्ट नहीं आ रहे होते, वो हम डिटेल में आगे समझेंगे। फ़िलहाल हमने इसको कैसे किया है, सबसे पहले रिंगर चेक किया, रिंगर ठीक था, रिंगर में लूजिंग भी नहीं थी। रिंगर की जब लूजिंग चेक की तो अगर अब भी रिंगर काम नहीं करता है तब रिंगर टिप की रीडिंग चेक करें। और जब हमने रीडिंग चेक की तीसरे नंबर पर तो वहाँ पर रीडिंग नहीं थी, तो जब हमने देखा रीडिंग सही नहीं मिलती है तो जिस पिन पर रीडिंग में गड़बड़ है वो लाइन टूटी है, यानी कि यहाँ तो दोनों लाइनों पर ही रीडिंग नहीं थी। ठीक है, तो दोनों लाइनों में ही गड़बड़ थी, तब उस लाइन पे जंपर दें। तो जंपर देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पत्ता ही ख़राब था, तो पत्ता चेंज कर दिया। अगर यहाँ पर रीडिंग ये पत्ता चेंज करके भी नहीं बनती तो कैसे करना था, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। जब हमने इसको बोर्नियो में ढूंढा तो इसका बोर्नियो में हार्डवेयर का कोई सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, X2 का नहीं है, X3 वगैरह सब है। ठीक है, तो इसमें स्कीमेटिक के थ्रू इसको कैसे सॉल्व करते हैं जब चार्ट ही मौजूद नहीं है। तो अभी हमें पता लगाना कि अगर यहाँ पे रीडिंग अब भी नहीं आती इन पॉइंट्स पर तो ये जंपर उठा के कहाँ पे लगाने थे। सही, अब वो बात समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखूँगा रिंगर के पॉइंट्स यहाँ से चल के इस कनेक्टर पर आते हैं, और ये कनेक्टर कौन सा है,
तो ये कनेक्टर ये है J0505, ठीक है। तो इसकी तरकीब ये है, सबसे पहले इसे कॉपी करो Ctrl+C से, यानी इस वाले कनेक्टर को हमने कॉपी कर लिया, इसका नाम, और डायग्राम में आ गए और पेस्ट कर देंगे। तो ये इसी कनेक्टर के ऊपर ले आया और हमें ये बताएगा कि इस कनेक्टर में और भी बहुत से फंक्शन हैं। जैसे कि आप देखें तो इसमें वी बस USB वगैरह लिख रहा, तो चार्जिंग के भी इसमें कनेक्शन है, और यहाँ स्पीकर के भी हैं, और मेन माइक के भी हैं, ठीक है। तो हमें जो लाइन देखनी है वो देखनी है स्पीकर आउट P और स्पीकर आउट N, यानी ये मेन लाइन है स्पीकर की, और ये कहाँ आ रही है, ये कनेक्टर पे यहाँ आ रही है, यानी पिन नंबर 38 और पिन नंबर 28 पर। तो अब क्या करने का था, मुझे ये पता लगाना है कि ये लाइन कहाँ जा रही है। तो मैं इसको डबल क्लिक करके कॉपी करूँगा और आगे यहाँ पर नेक्स्ट कर दूँगा, करता रहूँगा। तो फिर ये बता रहा है कि ये लाइन आपकी इस कॉइल पर आ रही है L6009 पर। तो फिर दूसरी वाली लाइन स्पीकर की यहाँ आ रही होगी L6010 पर। अब ये तो मुझे पता चल गया कि ये इस कॉइल है। अगर ये कॉइल मुझे मिल गई तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से जंपर उठा के, और जो भी कॉइल है वहाँ पर मौजूद बोर्ड में, यहाँ है, वहीं पे सीधा जंपर मार दूँगा। दोनों की रीडिंग नहीं मिल रही तो दो कॉइलें हैं, तो दोनों कॉइलों पे यहाँ से जंपर उठा के एक कॉइल पे, यहाँ से जंपर उठा के दूसरी कॉइल पर ऐसे लगा देंगे। तो फिलहाल ये कॉइल कहाँ है वो देखते हैं। कॉपी कर लिया, अब लेआउट में आएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और थोड़ा जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये कॉइल हमें यहाँ मिल गई 6009, यानी डायग्राम से हमें बताया गया कि स्पीकर की लाइन इस L6009 पर आ रही है, यानी डायग्राम ने हमें बताया कि स्पीकर की लाइन इस L6009 पर आ रही है, और ये 6009 जो है लेआउट में ये है, यानी ये इसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो जिधर सिम ट्रे लगी है उधर इसकी पोजीशन है, यानी अब बोर्ड से हम मिलाएंगे तो ये सिम ट्रे इधर है, तो ये सिम ट्रे इधर आ गई, और फिर ये बोर्ड में ये लोकेशन जो है इसकी कॉइलों की, ये दो कॉइलें यहाँ पर हैं, ये L6009 और L6010, यानी कि इसकी पोजीशन आप देखेंगे तो इस जगह बन रही है। तब मुझे क्या करना था, सिंपली यहाँ से दो जंपर उठाने थे। अगर ये पत्ता बदल कर, ये पत्ता बदल कर, रिंगर बदल के भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और रीडिंग यहाँ नहीं आ रही होती, तो यहाँ से दो जंपर उठाता, एक यहाँ से रिंगर के टिप से और एक इस टिप से, दो जंपर उठ के यहाँ पर मौजूद दोनों कॉइल्स पर लगा देता, बस सिंपल ऐसे काम करता। और फिर भी रीडिंग अगर नहीं आ रही होती तो फिर रिंगर आईसी चेंज कर देते। इस तरह से इसको कर सकते थे, ठीक है। तो इस क्लास में हम बोर्नियो को कैसे इंस्टॉल करना है वो सब हम अंडरस्टैंड करेंगे, और कैसे एक्टिवेट करना है वो समझेंगे। तो सबसे पहले आपको दिस पीसी पर आना है, और दिस पीसी पर आने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में आना है, और यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज़ में ये जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है ये देखना है। यहाँ तो 64 होगा या फिर 32 होगा, तो 64 है ये, तो 64 के हिसाब से ही हम डाउनलोडिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हाउ टू इंस्टॉल बोर्नियो। तो एक पीसी होना चाहिए आपके पास, सेकेंड थिंग बोर्नियो कोड होना चाहिए जो आप बायर करेंगे, और ईमेल आईडी होना चाहिए, लेटेस्ट सेटअप, विनरार सॉफ्टवेयर, ये 4-5 चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं विनरार को, और गूगल पर लिख देंगे विनरार ओनली, और यहाँ से हम इस साइट से ले लेंगे, और यहाँ देखिए 64 बिट है इसलिए 64 हम यूज़ करेंगे। ये डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा, तो सबसे पहले इसी को करना है और डबल क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सिंपल इंस्टॉल हो गया। सेवन जिप लेंगे, ये एक छोटा सारा सेटअप है, इसको भी इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ से हम ले लेते हैं। ये भी हो गया, और इसको डाउनलोड सेक्शन में जाके सिंपली राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चला देंगे। कंप्लीट हो गया।
अब हम बोर्नियो को डाउनलोड करेंगे उसकी ऑफिशियल साइट से। सिंपल इतना लिखेंगे खुद आएगा। और ये साइट आप पहचान लीजिए जो इसका कीवर्ड है updateborneo.com, इस तरह से। जब इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा और ये है, इसमें से ये सेटअप ले सकते हो, नीचे वाला सेटअप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो। मैं ऊपर कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन हो जाएगा, अभी डाउनलोड हो रहा है। इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड सेक्शन में आके इसको अब राइट क्लिक करके आपको 7-zip के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना है। अब इस पर आपको डबल क्लिक करना है। सिंपल जैसे जैसे है वैसे वैसे क्लिक करते रहना है। ऑनलाइन एक्टिवेट रहना चाहिए आपका सेटअप, तभी होगा ये। और रीस्टार्ट लेटर फिनिश करेंगे। अब इसको रजिस्टर करते हैं, कैसे करना है। तो जब हम इसे खोलेंगे ये आइकन बन के आ गया इसका शॉर्टकट, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये यूज़र नेम वगैरह मांग रहा है, तो फर्स्ट यूज़र है हम, तो रजिस्टर न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमने अभी पहली बार बाई किया है। तो यहाँ पर हम यूज़र नेम, ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखना चाहें, ईमेल और अपना फ़ोन नंबर और एक अपना पर्सनल पासवर्ड बनाएंगे जो भी हम बनाना चाहते हैं। यहाँ पर जो होगा एक्टिवेशन कोड एंटर करेंगे। सब हमने कर दिया है और बस साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप कर देंगे, सक्सेस हो गया। बस सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको डायग्राम को रन करेंगे। ये यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका होगा और क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर से ये यूज़र नेम मांग रहा है, तो जो हमने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था वो डालना है और लॉगिन करना है। लॉगिन सक्सेसफुल। नाउ यू कैन यूज़ बोर्नियो डायग्राम। इधर क्लिक करेंगे, अभी 1-2 मिनट में लेता है ये टाइम, तो यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ से आपको एक्टिवेट हो चुका है। जो भी आपको सॉल्यूशन निकालना है निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी खोलना है उस पर डबल क्लिक करेंगे मॉडल के हिसाब से और वो खुल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारी लाइंस वगैरह यहाँ पर आने लगी हैं और ये लाइट सेक्शन खोला है तो सब लाइनें वगैरह दिखा रहा है। शुरू में ये 3 मंथ्स का भी ले सकते हैं, 1200-1300 रुपये में मिलता है, नहीं तो ये 3500-3600 रुपये का मिलेगा। डबल यूज़र भी ले सकते हो और वो ऐसे ही 4500 रुपये का मिलता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से आप बहुत इजीली कर पाएंगे और बहुत ही यूज़फुल डायग्राम है। और यूँ समझिए कि अगर ये नहीं आता है चलाना तो फिर बहुत मुश्किल है रिपेयरिंग में मास्टर बनना। तो ये सब पावर आईसी कौन सी है, लाइट आईसी कौन सी है, ऑडियो आईसी कौन सी है, वो सारी डिटेल ये देता है। जैसे ये लाइट आईसी है और ये बिट मैप है। जैसे शॉर्टिंग वगैरह आती है तो या प्रिंट डैमेज हो जाते हैं तो वो सब यहाँ से आप पता लगा सकते हो। जैसे बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग है तो ये सब लाइन दिखा रहा है कि यहाँ से शॉर्टिंग हो सकती है। या ये प्रिंट कोई भी डैमेज है, यहाँ क्लिक करेंगे जहाँ भी तो ये दिखाएगा कि भाई ये लाइन यहाँ से इस आईसी में जा रही है। तो इस तरह से करना है। इस क्लास में हम एक फ्री DZKJ स्कीमेटिक डायग्राम यूज़ करना सीखेंगे जो कि फ्री मिलता है, 3 to 7 डेज़ के लिए मिल जाता है। तो आप अंडरस्टैंड करने के लिए फ्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। तो वही है जैसे आपने बोर्नियो यूज़ किया था, तो सबसे पहले DZ के आपको ट्रायल के लिए यूज़ करना है तो पर्सनल PC होना चाहिए, इसका सेटअप होना चाहिए, ईमेल आईडी हो, WinRAR सॉफ्टवेयर होना चाहिए और एक 7-zip सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो सबसे पहले WinRAR सेटअप डाउनलोड कर लेते हैं। समझ में नहीं आता है तो आप YouTube पर डाल दीजिए हाउ टू डाउनलोड WinRAR सेटअप, तो दिखा देगा कोई ना कोई। इसको इंस्टॉल करेंगे, पहले डाउनलोड करेंगे और उसके बाद डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद इस पर डबल क्लिक कर देंगे और इंस्टॉल हो जाएगा।
जैसे जैसे दिखा रहा है पहले कर लेना है। दूसरे नंबर पे 7-zip सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। और इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड सेक्शन में आकर इसको भी राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल कर देंगे। अब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं गूगल से। सिंपल ये कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड सेक्शन में ही आना है और इसको आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करना है। तो रन एनीवे करेंगे। ये ऐसे खुलेगा आपके सामने और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह आ चुके हैं। ये फ्री चल जाएगा फिलहाल तो बाद में आपको बाई करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये जैसे ही हम रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी ईमेल आईडी और हम पासवर्ड रखना चाहते हैं रजिस्टर करेंगे। सिंपल ओके करेंगे। ओके कर देंगे। अब वापस ये शॉर्टकट आइकन बन गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी डिटेलिंग वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती है कि भाई कौन सी आईसी है, क्या काम है, क्या नाम है। यहाँ से छोटा बड़ा आप कर सकते हो इसको। सारी डिटेलिंग वगैरह आ रहा है यहाँ पर। ये इसका लेआउट खोल लेंगे तो लेआउट आ जाएगा। मास्टर बनना है तो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ही होगा, तभी आप इसको अच्छे से काम को कर पाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।